अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। और नाजरीन, आज के अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले यकीनन हम लोग एक अच्छी खबर से ही आगाज़ करते हैं, बिकॉज़ बिल आखिर 2023 के बाद अब पाकिस्तान को एक अच्छी खुशखबरी मिल गई है टेस्ट के मैदान से। और पाकिस्तान ने जो एक टेस्ट सीरीज़ जारी थी वेस्ट इंडीज़ के साथ, पाकिस्तान ने उसको ड्रॉ कर लिया है। कल का मैच अगर हम बात करें सेकेंड टेस्ट मैच की, तो पाकिस्तान ने 8 मैचेस हारने के बाद फतह वेस्ट इंडीज़ को दूसरे टेस्ट में हरा दिया है। और अगर हम बात करें तो ओवरऑल पाकिस्तान हमें मुस्तहकम पोजीशन में नज़र आया है। कुछ टाइम पे हमने कंपेयर किया कि शायद पहले टेस्ट की तरह हम लोग फिर वही गलतियां ना दोहरा रहे, बट स्टिल समहाउ पाकिस्तान ने मैनेज किया और पाकिस्तान ने ये दूसरा टेस्ट जीत लिया है। बट यहाँ पर ये भी सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान की जो ये जीत है, ये पाकिस्तान की जो खामियां रहीं, जो हमने देखा स्ट्रैटेजी में हमें गलतियाँ नज़र आई, फील्ड प्लेसमेंट में हमें कुछ कोताहियाँ नज़र आई, बॉलिंग के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से, लेकिन क्या वो उन सब चीज़ों को कवर करती है ये जीत? क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान का अगला इम्तिहान इंग्लैंड के साथ भी है। और यकीनन अगर हम बात करें अपना हिस्ट्री को देखते हुए, तो इंग्लैंड की जो पिचेस हैं वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ टफ हो सकती हैं। और अगर हम इंग्लैंड की सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड ने अपना जो स्क्वाड है वो भी अनाउंस कर लिया है। जोस बटलर उनके कैप्टन हैं और उनका स्क्वाड किस तरह से मैनेज किया गया है, और पाकिस्तान का स्क्वाड को देखते हुए देखना होगा कि अब जो अगला इम्तिहान है पाकिस्तान के साथ, जो इंग्लैंड के साथ, वो पाकिस्तान एक अच्छे मोराल के साथ उसके साथ सीरीज़ का आगाज़ करेगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें शकीब उल हसन की, जो कि ख़ुद साख्ता उन्होंने जलावतनी इख्तियार की थी और फिर बांग्लादेश में जो उनका घर है उसको भी जला दिया गया है। और दीगर टॉपिक्स में अगर हम बात करें, पीसीबी ने 2 टीम्स वापटा और साहिर एसोसिएट्स को डोमेस्टिक सीजन से बाहर कर दिया। और हमजा नज़र, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी हैं, उन पर जो पीसीबी ने 2 साल की पाबंदी लगाई है, उसके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। मेरे साथ मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, मियां असगर सलीमी और सलीम खालिक साहब। आप तीनों को वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जाहिद साहब, कहिएगा सबसे पहले, हमें बिलाखिर हम जिसकी उम्मीद कर रहे थे 2023 के बाद पाकिस्तान ने टेस्ट के मैदान में फ़तह जो है वो हासिल कर ली है और ओवरऑल सेकेंड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म भी किया है, बट स्टिल आप क्या कहना चाहेंगे इस ओवरऑल फ़तह पे? देखें खुदा करके ये फ़तह नसीब हुई है, क्योंकि हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि 8 मैचेस मुसलसल हारी पाकिस्तानी टीम और फ़तह जो है बड़ी दूर दिखाई देती थी। फिर पहला टेस्ट भी एक मौके पे ऐसा था कि पाकिस्तान करीब पहुंचा और वो भी पहली इनिंग्स में लीड ना ले सकी पाकिस्तानी टीम, क्योंकि टेल एंडर हमारी फ्लॉप हुई। मिडल ऑर्डर में सलमान आगा और रिजवान स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन इस मौके पे ये जीत नसीब होना और 3.5 दिन में वो मैच ख़त्म हो गया और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले, नॉट आउट रहे दोनों इनिंग्स में। फिर बाबर आजम जिनकी वापसी की तवक्को भी थी, वो सेंचुरी तो नहीं कर सके, लेकिन उनकी क़यादत में पाकिस्तान जीत गया। और 2023 में जब पाकिस्तान ने आखिरी मैच जीता था श्रीलंका के ख़िलाफ़, जिसमें अब्दुल्ला शफीक की डबल सेंचुरी थी, उसमें कैप्टन भी बाबर आजम थे। तो ये कहना चाहिए कि एक अहम दौरा, जो इससे भी बड़ा दौरा इंग्लैंड का, उससे पहले इस जीत पर जो है यकीनी तौर पर एक टीम का मोराल भी अप होगा। कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि जो नए खिलाड़ी हैं उन पर एक प्रेशर भी कम होगा। और फिर ये तो ज़ाहिर है एक कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जब टीम किसी भी शोबे में या कहीं भी कामयाब होती है तो बहुत सी खामियों पे पर्दा भी पड़ जाता है। लेकिन जैसा कि हर कप्तान के रवायती जुमले होते हैं, मैच हारने के बाद ख़ास तौर पर अपनी गलतियों से सीखेंगे। और थोड़ा सा टीम जो है यहाँ पे हमें डिफरेंट दिखाई दी। दोनों मैचों में देखो एग्रेशन शो किया टीम ने, और ये नहीं पता कि साजिद अली की आमद से हुआ है या बाबर और सरफराज अहमद की आपस में केमिस्ट्री मिलती है। एक डिफरेंट मूड में दिखाई दी है बाबर भी और बाकी टीम भी। हालांकि अगर देखा जाए अजाना अवैस को, वो भी बहुत अच्छा खेले और पहले ही गेंद को उठाना चाहते थे अवैस जफ़र, वो भी जल्दी आउट हुए, लेकिन टीम ज़रा तेज़ खेली। नस्बतन इससे पहले ज़रा डर कर खेलती है और फिर ज़ाहिर है टीम हार भी जाती है। तो पाकिस्तानी स्पिनर्स ने बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई। साजिद खान ने जब भी टीम में होते हैं, आपको पता है, तो एक एनर्जी आ जाती है। उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। ओवरऑल पाकिस्तानी स्पिनर्स बहुत अच्छे रहे और ख़ास तौर पर थोड़ा सा भी रूटीन के हट के भी एक छोटी सी चीज़, हमने छोटी तो नहीं है, खैर बड़ी चीज़ ही कहना चाहिए, जो बाबर आजम ने मुसलसल 2 छक्के लगा के पाकिस्तान को, क्योंकि जब स्कोर कम होता है तो पाकिस्तानी टीम पे प्रेशर नहीं होता। और अब्दुल्ला शफीक के बारे में तो मैं थोड़ा सा शुरू में ही जो है टाइम ले रहा हूँ, एक वाक़या भी सुनाऊँगा। जिस ज़माने में मियाँदाद का तोती बोलता था, तो उस ज़माने में जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती थी एंड पे, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच था और हम लोग बहुत करीब मीडिया को जाने देते थे क्योंकि सिक्योरिटी मसाइल नहीं होते थे। जब जावेद मियाँदाद से उन्होंने पूछा कि आप जब आए थे तो क्या आपने ये फ़ैसला किया था कि आप आज सेंचुरी करेंगे,
तो मियाँ दाद का जवाब आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा नहीं, जब दिन होता है ना बंदे का तो आपको गेंद भी फुटबॉल नज़र आती है, तो उस दिन गेंद खुद बैट पे आती है। तो यही लगता था अब्दुल्ला शफीक के साथ, क्योंकि वो है वो T20 खेलते खेलते इधर आए और बहुत ही उम्दा खेले। तो ये इस जीत पे जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और टीम ज़ाहिर है, सारी टीम और टीम मैनेजमेंट जिन पर बड़ी तनकीद हुई, बाबर पे भी, सरफराज पे भी, ऐसे शफीक पे भी, सारे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और साथ सेलेक्टर्स भी जिनकी वजह से 4 चेंजेस भी की टीम ने, और बहरहाल टीम की जीत जो है सबको मुबारक हो इस पर। बिल्कुल ऐसा ही है। सलीम खालिक साहब, हम सबसे पहले बिकॉज़ एक अच्छी खबर है और हमने इसका जो स्टार्ट है वो बड़ा पॉजिटिवली किया है, तो ये जीत कितनी ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए? बिकॉज़ एक तो बहुत अरसे बाद मिली और फिर अगले टूर के लिए, अगली सीरीज़ के लिए मोराल जो है उसको बुलंद करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी जीत पाकिस्तान के लिए? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये मैच भी हार जाते तो फिर क्या मुंह लेकर हम इंग्लैंड जाते। वहाँ पर तो बिल्कुल ही एक प्लेयर्स का मोराल ही डाउन होता। वो खेलते हुए भी मतलब कह रहा था कि 2 इधर हार गए, 3 वहाँ ना हार जाएं, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता। तो ये फतह बहुत ज़रूरी थी। और जिस तरह आपने भी इंट्रो में बताया, 3 साल बाद 8 मैच मुसलसल बैरून मुल्क हारने के बाद पाकिस्तान ने कोई मैच जीता है, तो शुक्र है कि जीता। और ज़ाहिर है सीरीज़ बराबर हो गई। वैसे दोनों टीमें एक लेवल की हैं। जब ये सीरीज़ शुरू हुई थी तो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान था नंबर 9 और वेस्ट इंडीज़ था नंबर 8 पहला मैच जीतने के बाद। फिर ये अब चेंज हो गई सूरत हाल, अब पाकिस्तान नंबर 8 हो गया, वेस्ट इंडीज़ जो है वो नंबर 9 हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो है, जो अगली सीरीज़ पाकिस्तान खेलने जा रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी नंबर 7 है। उसकी भी परफॉर्मेंस कोई इतनी गैर मामूली नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ जहन पे सवार नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिवली इसको सोचें कि यार हम लोग वहाँ पे जीत सकते हैं इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड का हाल भी इतना अच्छा नहीं है। वो हमसे 1 दर्जे ही आगे है। जो न्यूजीलैंड से उनकी सीरीज़ हुई थी, उस सीरीज़ में उन लोगों के साथ यही था कि पहला मैच जीते, फिर वो जो बेन स्टोक्स वगैरह का वो जो चले गए थे पब में, वो लड़ाई हो गई थी, उस वजह से बाहर हुए, फिर चेंजेस हुई। दोनों मैच न्यूजीलैंड से हारे थे, बुरी तरह हारे थे। तो हमें एक अच्छा मौका मिला है कमिंग बैक टू वेस्ट इंडीज़। अब्दुल्ला नो डाउट बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली, बहुत कम गो इंसान है। और अगर हम उनके स्टैट्स देखें तो उनकी जो असल सलाहियतें हैं उनको ज़ाहिर नहीं करते। लेकिन जो सिकंदर रज़ा ज़िम्बाब्वे के स्टार हैं, उनके साथ बड़ी दोस्ती है, लाहौर कलंदर का इनके ताल्लुक़ है, तो बहुत वो साथ मेहनत करते हैं इनके ऊपर जब PSL के लिए आते हैं या वैसे। तो अब ग्रेड 2 में बहुत अच्छा खेले थे अब्दुल्ला। एक अच्छी चीज़ यही होती है, अगर आपकी फॉर्म ना हो फिर आप इंतज़ार करें कि यार ग्रेड 1 होगी तो मैं जाके खेलूँगा, उसके बदले जो क्रिकेट मिल रही है खेलें। रेड बॉल वहाँ पे उन्होंने खेली तो उसका उनको सिला मिला। जैसे मैंने पहले कहा, हम 2 दिन से वही डिस्कस कर रहे हैं, 2 साल से नाकाम जा रहे थे, कई ज़ीरो भी मुसलसल उन्होंने पहले किए हुए हैं, PSL भी उनकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं गई। तो ये सब चीज़ें एक नेगेटिव जा रही थी उनके खिलाफ, लेकिन सबसे हट कर उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली। बाबर आजम का कॉन्फिडेंस वापस आ गया और सेंचुरी नहीं बनी 4 साल में पहली, लेकिन इनिंग उन्होंने बहुत अच्छी खेली। अजान सेकंड इनिंग में अजान ओवैस अच्छा खेले। जो प्लस पॉइंट है हमारी है साजिद की जो बॉलिंग और बैटिंग, लेकिन साथ साथ जो नेगेटिव पॉइंट है रिजवान, सलमान, इन दोनों की फॉर्म, इमामुल हक की फॉर्म, ये चीज़ें। फिर एक रिव्यू वाला मसला इस मैच में भी नज़र आया। एक बंदा साफ LBW था, ना बॉलर ने अपील ही नहीं की ना किसी और ने, तो रिव्यू की तो दूर की बात है, बाद में 3 रेड आ गया। ये मसला शान मसूद के दौर में भी था, अभी भी नज़र आ रहा है। तो खामियां भी थी, खूबियां ज़्यादा थी, लेकिन अब जीत गए, 3 साल बाद जीते, तो इसका जश्न मनाना चाहिए। शुक्र है कल आपने मियाँ साहब को भी नहीं बुलाया था, वरना अगर वो खुश होते तो शायद आज हम खुश नहीं होते। नहीं वो एग्जैक्टली कल हम थे नहीं, वरना हमने इनकी एब्सेंस में वो बातें कर ली कि पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे नज़र आ रहा है, फिर आपने कहा टक्कर हो जाएगी। बट स्टिल नियाज़कर सलीमी साहब, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है और हमें भी एक काफ़ी अरसे बाद जो है वो रिलीफ मिला है, जैसे कि 8 मैचेस के बाद हमें। और स्पेशली अगर हम बाबर आजम की बात करें तो ये टेस्ट सीरीज़ उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट था और उसके इस टेस्ट केस में वो कामयाब भी हो गए हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। बट जो नाकाम सितारे रहे हमारे लिए इस सीरीज़ में, उनका क्या? बिकॉज इमामुल हक की अगर हम बात करें, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। इसके साथ साथ अगर हम सलमान आगा की बात करें, वो कैप्टनसी के प्रेशर में अपनी परफॉर्मेंस भी खो बैठे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम रिजवान की देखें, विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं।
हाँ जी बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 जो प्लेयर है, इमामुल हक वही कि पहली इनिंग्स में इनका जो रिकॉर्ड रहा है माजी करीब का कि अच्छा खेलते हैं, दूसरी इनिंग्स में इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल 0/0 हो जाती है, लेकिन दूसरे टेस्ट में तो ये भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके थे। और आप समझ लें कि रिजवान और सलमान अली आगा ये तो समझ लें कि टीम में है ही नहीं, चूँकि बहुत अरसा हो गया है इनसे कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि अगर आगे जाके मेरा ख्याल है जो विकेट कीपर है उसका बिल्कुल एक नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है। आपके पास रोहेल है, गाजी गौरी है, उनको आप आजमा सकते हैं। और जहाँ तक बाबर आजम की अभी आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि जो बोल्ड स्टेप होते हैं ना, 2 चीज़ें किसी भी अपना टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करती हैं कि कप्तान क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है, नंबर 1। नंबर 2, प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है। अब टीम मैनेजमेंट ने 4 बड़े एक्सपेरिमेंट किए, 4 यानी कि अब्बास को भी टीम से बाहर निकाल दिया और 4 जो नए लड़के थे उनको टीम में शामिल कर लिया। बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ डिसीजन है। इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम मैनेजमेंट है उनको खराजे तहसीन पेश किया जानी चाहिए। बाबर आजम भी इसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और सरफराज अहमद भी हैं। क्यों कि हमेशा जो आप देख लें कि अगर आपने मैच जीतना है, मैच में जीतने से पहले जो होती है पिच रीडिंग वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इमरान खान की जो एक आदत थी ना, वो जो प्लेइंग 11 है, सबसे पहले वो पिच को रीड करते थे, उसके बाद सुबह अपना प्लेइंग 11 का ऐलान करते थे। 1987 बंगलोर टेस्ट के हीरो इकबाल कासिम थे। मुझे ये बात साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादर ने बताई है। उनका ये कहना था कि जब हम कोलकाता टेस्ट खेल के आ रहे थे, बस में बैठे थे, हर टीम यानी कि चूंकि वो मैच ड्रॉ हो चुका था जी, सारे प्लेयर काफ़ी खुश थे, लेकिन इकबाल कासिम बिल्कुल आखिरी सीट पे बैठे हुए थे, बड़े परेशान थे। कह रहे कि मैं खान साहब के साथ बैठा हुआ था, मुझे उन पर थोड़ा सा तरस भी आ गया। मैं उनके पास गया, मैंने उनको थोड़ा सा हौसला दिया। वो तकरीबन रोने के अंदाज में कह रहे थे कि हो सकता है कि मेरा कैरियर ख़त्म हो जाए। मैंने कहा नहीं, अभी ये ख़त्म होने वाली बात नहीं है। आगे कहते हैं कि जब बंगलोर टेस्ट हुआ, मैं खान साहब के साथ गया, हमने कवर उठाया गया और उसमें जब हमने वो जो विकेट देखी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे मैं बिल्कुल फिट नहीं बैठ सकता। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, खान साहब ने मुझे कहा कि भी कादर साहब ताड़ी इतने जगह नहीं बांधी, इधर खेलेगा इकबाल कासिम। और आप ये देख लें कि इकबाल कासिम ने ओवरऑल इस टेस्ट मैच में 9 विकेटें ली, तौसीफ अहमद ने 9 विकेटें ली, 2 विकेटें ली थी वसीम अकरम ने, और इकबाल कासिम ने बंगलोर टेस्ट का वो हीरो कहलाए। मैं समझता हूं कि कभी भी एक तो आपके जो प्लेयर्स हैं, हिफ्जा थोड़ा सा जी, एक तो आपकी जो प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप मैच जीतने के मूड में है या नहीं है। दूसरा, जब आप प्लेइंग 11 का इंतखाब करते हैं वही सबसे बड़ी होती है। आपने जिस तरीके से भी कहा कि इंग्लैंड में पाकिस्तान के लिए एक वाकई लाजमी बात है, इसको आप साइड पर रख लें कि आप जीत के जा रहे हैं, उधर कंडीशन और है, विकेटें और हैं, वहाँ पे आपको नए अपना एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। जो पेसर हैं वो ज़्यादा आपको उन पे रिलाई करना पड़ेगा। मोहम्मद अब्बास इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा खेले हैं, आपको उन पे भी ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से अपना अब्दुल्ला शफीक ने, बाबर आजम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और इसके बाद शान मसूद की भी वापसी का भी बहुत कवी इम्कान है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा एक बैलेंस स्क्वाड बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ जीत भी सकती है। जिस तरीके से अभी प्रोग्राम में भी जिक्र भी हुआ है कि बहुत तगड़ी टीम नहीं है, हमें अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। आज टीम का अनाउंसमेंट भी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम, दोनों का कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तान टीम इस पोजीशन में है कि एक पाकिस्तान टीम जो है जो विनिंग ट्रैक पे आ चुकी है, अगर थोड़ा सा हौसला करे, दिल वड़ा रखे, तो मेरा ख्याल है कि उसको भी हम अच्छे, उसके खिलाफ भी बहुत अच्छा एग्जैक्टली और उम्मीद करते हैं कि अभी जिस ट्रैक पे हैं, जीत रहे हैं, अच्छे मोराल के साथ हैं, इंग्लैंड सीरीज़ का आगाज़ भी एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ करें। जाहिद साहब, अब हम अगला इम्तिहान इंग्लैंड टूर के हवाले से जैसे कि जिक्र हो रहा है, तो 3 टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेलेगी, ये अगला इम्तिहान है अब टीम के लिए। आपको क्या लगता है ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन चल रहा है वो कितना बेस्ट है? अनफिट अब्दुल्ला फजल की जगह अब्दुल्ला शफीक लेंगे, तो कुछ जो रिप्लेसमेंट्स होंगी उनके हवाले से क्या राय देंगे? देखिए, बज़ाहिर तो अभी लगता है क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो बाहर नहीं बिठाया जा सकता, ये कोई रोज़ नहीं होता कि 8 विकेटें लेने वाले अब्बास को बिठाया तो अब अब्दुल्ला शफीक जो है इतने रन करके बाहर बैठ जाएंगे। 184 रन हैं, दोनों इनिंग्स में नॉट आउट हैं, 160 रन की उनकी इनिंग्स है। बज़ाहिर तो हमें याद रहा टीम मैनेजमेंट वहाँ पर पहुँच कर फैसला करेगी, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि जो फिर प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहे तो ज़ाहिर है उनको बाहर बिठाया जाता है। इमामुल हक ने कदरे मायूस किया हमें, सिर्फ एक इनिंग्स अच्छी खेले थे, सबसे पहली इनिंग्स
और इसके बाद लगता ये है कि अब्दुल्ला शफीक या शान मसूद ओपनिंग पे आएंगे अजान अवैस के साथ। फिर अगर फिट हो जाते हैं तो शान मसूद टीम में होंगे। हाँ, एक और है क्योंकि सब्जेक्ट टू फिटनेस था, सऊद शकील साथ हैं और हमारी इतला ये है कि अभी तक वो 100% फिट नहीं हुए। अगर फिट हो जाते हैं तो जाहिर है शायद उनको एक्सपीरियंस की वजह से प्रेफर किया जाए वहाँ, वरना फिर अवैध ज़फ़र को ही चांस मिलेगा जिनको सिर्फ एक इनिंग्स मिली थी वेस्ट इंडीज़ में। और फिर यहाँ फास्ट बॉलर तो मस्ट हैं अभी तक जो हमारा स्क्वाड है, क्योंकि बहुत पहले दोनों स्क्वाड अनाउंस हो गए थे वेस्ट इंडीज़ के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी। तो उसमें मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास ये तो लाजमी लगता है कि दोनों खेलेंगे। और तीसरा फास्ट बॉलर जो है खुर्रम मंजूर भी हो सकता है और बैद शाह भी हो सकते हैं या किसी और को शामिल किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता स्पिनर क्योंकि दोनों अच्छे रहे, साजिद खान ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की और अली उस्मान जिनका डेब्यू भी वेस्ट इंडीज़ में हुआ, उनमें से एक को शामिल किया जाएगा। तो टीम तो यही दिखाई देती है। हाँ, अलबत्ता इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा मुख्तलिफ रूप में दिखाई देगी। जैकब बटल उनके जो वन डाउन आते हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो फिटनेस मसाइल की वजह से, क्योंकि वनडे जो सीरीज़ हुई थी इंडिया के खिलाफ उसमें वन फिट हो गए थे, वो ताहाल फिट नहीं हो सके और आज जो टेस्ट स्क्वाड उनका अनाउंस हुआ है उसमें उनको शामिल नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता अब कप्तानी उनके पास जो है बड़े मजे हुए और तजर्बा का जो रूट के पास है। जो रूट इंटरनेशनल सतह पर भी अगर जो रूट की आप परफॉर्मेंस देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये प्लेयर सिर्फ जीत के लिए आया और सिर्फ खेलने के लिए आया और टीम के साथ मुखलिस है। उन्होंने कप्तानी भी खुद छोड़ी थी आज से 3-4 साल पहले और फिर इनका स्टाइल बिल्कुल खामोश तबाह, और जैसे केन विलियमसन ने रिस्पेक्ट हासिल की इंटरनेशनल सतह पे, इसी तरह से जो रूट है। और एक बॉलिंग साइड उनकी काफ़ी मजबूत है, लेकिन ये नहीं है कि वो उनको हराया नहीं जा सकता। जैसा अभी सलीम साहब भी बता रहे थे कि पहला टेस्ट जीता था इंग्लैंड ने और फिर दोनों टेस्ट जो है न्यूजीलैंड की टीम जीत गई थी। एक अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी और यकीनी तौर पर क्योंकि टीम एक बेहतर मोराल के साथ जा रही है, अगर पाकिस्तानी टीम ये मैच लूज़ कर जाती तो फिर एक डिफरेंट इशू होना था और तनकीद के दरवाजे भी खुल जाने थे बड़े इन पे। तो अब देखना ये है कि वो टीम क्योंकि मीडिया के मुताबिक आज टीम ने सफ़र करना था, इंग्लैंड पहुँचेगी। 19 को पहला मैच जो है वो लीड्स के ग्राउंड में खेला जाएगा। सही। सलीम खालिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सलीम बारी मेरी थी। जाहिद साहब, जैसा कि आपने इंग्लैंड के स्क्वाड के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा मुख्तलिफ स्क्वाड हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि अब इंग्लैंड का स्क्वाड देखते हुए, इंग्लैंड की पिचेस देखते हुए, उन्हें होम ग्राउंड का जो है वो एक एडवांटेज भी हासिल होगा। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होगा और उनको ये स्क्वाड को देखते हुए किस तरह से जो स्क्वाड है हमारी पाकिस्तान की वो कैसे सेट होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ हमारी बैटिंग लाइन के लिए चैलेंज होगा क्योंकि उनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं। जोफ्रा आर्चर जो हैं वो आपको याद होगा माजी में भी उनको सारे मैच खेलने नहीं दिए जाते फिटनेस मसाइल की वजह से। उनके सबसे ख़तरनाक बॉलर हैं। जोश टंग उनके बहुत अच्छे बॉलर हैं और गस एटकिंसन जो है बहुत अच्छे बॉलर हैं। उनकी फास्ट बॉलिंग बैटरी जो है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन मैं समझता हूँ मोहम्मद अब्बास का इतना एक्सपीरियंस है और इतना खेल चुके हैं वहाँ पे, कंडीशंस को बखूबी समझते हैं। मोहम्मद अली भी वहाँ पे खेले हैं और इस तरह से फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा एज उनको दिखाई देता है। अगर किसी स्पिनर को डालते हैं तो पाकिस्तानी स्पिनर भी उनसे कमज़ोर नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग का असल इम्तिहान होगा किस हद तक, क्योंकि माजी में ये है और ख़ास तौर पर हमारे जो टेल एंडर्स हैं, फिर हम बार बार सलमान आगा और रिजवान का जिक्र करते हैं, इनको अपना कोई ना कोई रोल प्ले करना होगा या फिर कप्तान को, क्योंकि कप्तान की गुड बॉक्स में यकीनी तौर पर मोहम्मद रिजवान होंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान अभी तक वो मोहम्मद रिजवान हमें दिखाई देते नहीं हैं जो अपनी कीपिंग के साथ साथ एक बड़ा स्कोर भी करते थे। आप पर देखें 3 मैचेस 3 इनिंग्स खेले हैं सलमान आगा और उन्होंने 2 में डक लिया और 1 में उनके 20 रन हैं और 3 इनिंग्स खेले हैं मोहम्मद रिजवान, उनके टोटल 41 रन हैं। तो पाकिस्तान जो है मिडिल ऑर्डर में बहुत वीक है। फिर टेल एंडर्स हमारे बहुत जल्द अपनी विकेटिंग गवा देते हैं। अलबत्ता साजिद खान ने एक ट्रेंड दिया पिछले मैच में आकर और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और बैटिंग की और उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर गालबन 60 के करीब की शिराकत की थी जो बड़ी कीमती साबित हुई। बिल्कुल, स्क्वाड के हवाले से अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सलीम साहब, कहिएगा, पाकिस्तान ने, अगर हम अब अगले टूर की बात करें इंग्लैंड के हवाले से, इंग्लैंड की स्क्वाड हमारे सामने है, पाकिस्तान की जो रिप्लेसमेंट्स को देखते हुए आपको क्या लगता है ये मोमेंटम जो है वेस्ट इंडीज़ वाला, इसको कैरी करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? सॉरी हिफ्जा, आपकी आवाज़ बीच में ब्रेक हो गई थी। कैन यू प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन? यस श्योर। मैं कह रही हूँ कि इंग्लैंड ने स्क्वाड अनाउंस किया है, हमारे सामने है, जो रूट कैप्टन है, और अगर हम पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करें, कुछ रिप्लेसमेंट हैं, चेंज कर सकते हैं प्लेयर, ओवरऑल परफॉर्मेंस और स्पेशली ये जो मोमेंटम है इस वक्त जीत का, इसको आगे लेकर चलना कितना ज़रूरी है?
बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब चांस मिला है जब बेहतर करना होगा, लेकिन वहाँ पेसर्स ज़्यादा चलेंगे और अब्बास का बड़ा जिक्र हो रहा है, मियाँ साहब ने भी जिक्र किया था। तो मोहम्मद अब्बास एक ऐसे बॉलर है जिनके लिए आइडियल कंडीशन है और काउंटी क्रिकेट हर साल खेलते हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। इसके साथ साथ हम जोस बटलर के ऊपर भी मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। T20 ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर बन गए हैं, उनकी इस अचीवमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल एक बड़ी उनकी अचीवमेंट है। ये जो दी 100 है उसमें उन्होंने अच्छी इनिंग खेली और उसके बाद वो नंबर 1 अब आ चुके हैं। और ये इस तरह के प्लेयर हैं जिन्होंने वाइड बॉल में हमेशा अपनी परफॉर्मेंस का एक तासुर छोड़ा है। और अभी जो दी 100 है, थोड़े डिफरेंट किस्म की क्रिकेट है ये, लेकिन काउंट उसको T20 में ही करते हैं, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अब T20 में बहुत जल्दी चेंजेस होती रहती हैं क्योंकि क्रिकेट इतनी होती है। अभी जैसे विकेटों में भी यही होता है, कभी एक बॉलर आता है, 2 मैच बाद कोई दूसरा बॉलर उसकी जगह आया था, यहाँ भी इस तरह से चलता रहता है। लेकिन इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है लगता है थोड़ा यकीनन वो एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है उनके लिए। जाहिद साहब, आगे बढ़ते हैं। शकीब उल हसन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। सेल्फ एग्जाइल और उसके बाद अब उनका जो बांग्लादेश में घर है उसको आग लगा दी गई। ये जो खेल और सियासत का जो भी मामला उनके साथ चल रहा है, क्या वजूहात है इसकी? देखें, शकीब उल हसन को जो रिस्पेक्ट मिली है, मेरा ख्याल वो एज अ क्रिकेटर उनको ज़्यादा मिली, लेकिन वो शेख हसीना वाजिद की पार्टी में शामिल थे, साबिक मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। जब शेख हसीना वाजिद का जो तख्ता उल्टा गया और तलबा तहरीक के नतीजे में 2023 में, तो फिर इन्होंने खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार की। ये कनाडा और अमेरिका में होते हैं, वहीं से PSL खेलने आ जाते हैं या अपनी टीम के साथ भी शुरू से खेले, और वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ बहुत से केस दर्ज हो चुके हैं जो कि कराए गए, कत्ल का भी है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी है, कई किस्म के केसेस हैं। और शेख हसीना वाजिद जो है, क्योंकि अब बांग्लादेश में दौर ज़रा चेंज हुआ और बड़े ही अरसे के बाद वो मंजर पे आई दिल्ली में, उन्होंने गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ बातचीत की है और वहाँ पे ये ऑनलाइन शेख साथ है शकीब उल हसन, इस पे जो है नाराज़ हो गए वहाँ के लोग। उन्होंने इस पर घर पर हमला कर दिया, वहाँ तोड़ फोड़ की, शीशे तोड़ दिए, पेट्रोल बम फेंक दिए, उसको आग लग गई। तो शेख हसीना ने भी, क्योंकि एक पॉलिटिकल है, स्पोर्ट्स से हट के फील्ड है, उन्होंने भी ऐलान किया कि मैं दिसंबर में वापस जाऊँगी। तो एक मुश्किलात का शिकार कहना चाहिए शकीब उल हसन। उनकी शदीद ख्वाहिश है वो अपने मुल्क में जाएँ और फिर अपने दोबारा अपनी टीम की नुमाइंदगी भी कर सकें। सही। सलीमी साहब, कहिएगा, वापडा और साहिर एसोसिएट्स को डोमेस्टिक सीजन से बाहर निकालना जो डिसीजन है PCB का, आपको क्या लगता है? डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर बनाएगी या ये सख्ती जो है इसको किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा? हिफ्ज़ा, बेसिकली तो इस तरीके से जो मेरा ख्याल है कि हमेशा जो डिसिप्लिन पे कोई अपना समझौता नहीं होना चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, और इसी फार्मूले पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना इस वक्त अमल पैरा है। इन दोनों के दरमियान जो ना कुछ लेन देन के मामला चल रहे थे, तो इससे पहले के बात आगे बढ़ती, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने इन दोनों को बिल्कुल बाहर निकाल के नए अपना जो टीमें हैं उनको शामिल कर लिया है। तो इसके अलावा मज़ीद जो रूल्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्योरिटी करवाई गई है कि जो क्रिकेटर हैं उनको हर तरह की जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और बेहतरीन। यानी कि अगर आप जो टीमों को कहते हैं कि इनकी जो जॉब सिक्योरिटी आपकी तरफ से होनी चाहिए, इनको माहाना इंसेंटिव मिलने चाहिए, इनको और भी मेडिकल या दूसरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल ज़रूर मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल जी। सलीम खालिक साहब, हमजा नज़र के हवाले से अगर बात करें, उन पर 2 साल की पाबंदी लगाई है और जुर्माना भी उन पर किया गया है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या बताएंगे? जितना मैं बता सकता हूँ ना सेंसर करके, वो मैं बता देता हूँ कि वीज़े के लिए उनसे पासपोर्ट लिया था, गालिबन दौरे इंग्लैंड के लिए ही। तो जो वीज़ा फॉर्म उन्होंने फिल करवाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू उनका वीज़ा अप्लाई किया, उसमें कई उन्होंने गलत बयानियाँ की। जैसे पहले कभी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ, लेकिन सुना है 4 बार उनका वीज़ा शायद रिफ्यूज़ हो चुका था, और भी कई ऐसी चीज़ें थी जो गलत थी। और आपको पता होगा कि जब आप किसी भी मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे होते तो बिल्कुल जो आखिरी सेक्शन होता है वहाँ पे लिखा होता है कि आपने जो इधर इंफॉर्मेशन शेयर की हैं, क्या आप मानते हैं कि वो ठीक है, नहीं तो ये जुर्म कहलाएगा, और ये इस तरह से होता है। फिर आप उस पर साइन करते हैं तो वो एक्सेप्ट होता है। तो इन्होंने भी किया होगा।
लेकिन इन्होंने जो गलत चीज़ें बताई उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन आ गई थी कि यार इनका क्रिकेटर जो है ये इस तरह का कर रहा है, क्योंकि वो टीम में नहीं है और क्या पता वीज़ा वाला इशू था या क्या था, लेकिन थोड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। और इस हवाले से और जो बातें हैं वो फिलहाल रहने देते हैं। सही, डोमेस्टिक प्लेयर्स को यकीनन प्रोफेशनल एथिक्स और इसकी ट्रेनिंग और अवेयरनेस दी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। आप तीनों को बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।